हेलो माय फ्रेंड, माय नेम इज़ सिद्धि और आप देख रहे हैं लव विद अस के। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में वो कंफ्यूजन होती है। सो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं, कंसिडरेशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कि जो पार्टीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होती है, सिर्फ वही सूट फाइल कर सकती हैं एक एक दूसरे के अगेंस्ट। अ पर्सन हु इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कांट चूज। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पार्टीज हैं तो वही एक दूसरे के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है, जो स्ट्रेंजर है वो सूट फाइल नहीं कर सकता है। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए एक पर्सन ए है और बी है, इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। कोई गुड्स की सप्लाई की बात हुई है, ए गुड्स की सप्लाई करेगा, बी इसके बदले में पैसे देगा। अब होता क्या है कि ए गुड्स की तो सप्लाई कर देता है बट बी पैसे देने से मना कर देता है या किसी रीजन से नहीं दे पाता। तो ऑब्वियस सी बात है, ए का राइट बनता है कि वो बी के अगेंस्ट सूट फाइल करे और अपना पैसा रिकवर करे। क्लियर है, इतना तो सबको पता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ए की जगह कोई पर्सन सी है, क्या उसका राइट बनता है इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने का? आंसर इज नो, बिकॉज द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल ये कहता है कि ओनली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें पार्टीज कौन है? पार्टी नंबर 1 ए है और पार्टी नंबर बी है। इन्हीं दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये ही एक दूसरे के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं इन केस ऑफ ब्रीच या किसी भी कंडीशंस पे। लेकिन कोई स्ट्रेंजर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे स्ट्रेंजर सी है, वो सूट फाइल नहीं कर सकता है और राइट को इन्फोर्स नहीं करा सकता है। क्लियर है? केस लॉ से समझिए, इसके कुछ 3 इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें से पहला केस है ट्विडल वर्सेस एटकिंसन। अब ऐसे समझिए, जो ब्राइड के फादर होते हैं और ग्रूम के फादर होते हैं, इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम ब्राइड और ग्रूम को कुछ पैसे देंगे उनकी शादी में। ग्रूम के फादर ने पैसे दे दिए, लेकिन ब्राइड के फादर की पैसे देने से पहले ही डेथ हो जाती है। ओके, तो ट्विडल क्या करता है? ट्विडल केस फाइल कर देता है एटकिंसन। एटकिंसन के ऊपर सूट फाइल कर देता है कि जो भी बात हुई थी वो मुझे पैसे दिए जाएं। लेकिन कोर्ट कहती है कि नहीं, यहाँ पे रूल ऑफ प्रिविटी अप्लाई होगा। क्या है रूल ऑफ प्रिविटी? कि ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर एलिजिबल टू फाइल अ सूट अगेंस्ट अ कोर्ट। अब इसमें कौन कौन सूट फाइल कर सकता है? बी के फादर और जी के फादर। ग्रूम के फादर के बीच ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो दोनों का ही राइट बनता है इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने का। जी, यानी जो ग्रूम था, ट्विडल था, वो एटकिंसन पे सूट फाइल नहीं कर सकता क्योंकि वो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इवन दो वो बेनिफिशियरी है, बट वो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। कोई थर्ड पार्टी, यहाँ पे थर्ड पार्टी ट्विडल है, ग्रूम, no third party has a right to enforce the contract even though the contract is made for the benefit of third party। इवन दो ट्विडल के कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, लेकिन उसका राइट नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं थी। एकदम सिंपल सीधा रूल है, जिन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वही कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं। इन्फोर्स कराने का मतलब है इन केस ऑफ ब्रीच वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए या फिर जो भी बेनिफिट है वो मुझे दिया जाए। लेकिन जो पार्टी नहीं है यानी स्ट्रेंजर, यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम जो है वो स्ट्रेंजर है, वो पार्टीज नहीं है, तो वो अपने राइट को इन्फोर्स नहीं करा सकते इवन दो वो कॉन्ट्रैक्ट ही उनके बेनिफिट के लिए किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा डनअप न्यूमेटिक टायर एंड सिल्फ्रेज एंड कंपनी। अब इसमें देखिए क्या होता है, डनअप न्यूमेटिक टायर कंपनी होती है जो एक अग्रीमेंट करती है, रीसेल प्राइस सेल अग्रीमेंट जिसका नाम रहता है। इसका मतलब टर्नअप ने कॉन्ट्रैक्ट किया ड्यू एंड कंपनी के साथ कि जो ये मेरा टायर है वो तुम खरीदो, यानी ये होलसेलर था, ड्यू जो है वो होलसेलर है, और ड्यू के साथ इसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मेरे टायर को एक सर्टेन प्राइस पे ही बेचोगे। इनके बीच में प्राइस का डिटर्मिनेशन हो गया था। सपोज करिए 200 रुपए का टायर बेचना है, ठीक है। इसी बात को लेकर के ड्यू ने सिल्फ्रिज एंड कंपनी के साथ भी सेम अग्रीमेंट किया, रीसेल प्राइस सेल अग्रीमेंट का, कि तुम इस टायर को 200 रुपए से कम में नहीं बेच सकते। क्लियर है?
अब होता क्या है ये देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब सिल्फ्रिजन कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, कंपनी ने बिलो जो प्राइस डिटरमाइन हुआ था उससे कम में बेच दिया। तो डनअप न्यूमैटिक टायर को लगा कि ये क्या, अब इसने इसके अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया। अब कोर्ट कहती है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है। कॉन्ट्रैक्ट किन दो लोगों के बीच हुआ था, डनअप न्यूमैटिक टायर और ड्यू एंड कंपनी के बीच हुआ था कि आप सर्टेन लिमिट से नीचे नहीं बेच सकते हैं। ड्यू एंड कंपनी का सिल्फ्रिजन कंपनी के साथ हुआ था कि आप सर्टेन प्राइस से नीचे नहीं बेच सकते हैं। अगर केस करना है तो ड्यू एंड कंपनी कर सकती है सिल्फ्रिजन कंपनी के बीच में, क्योंकि इनके बीच प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। डनअप न्यूमैटिक ट्रायल एक स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इन इसके और इसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, इसके और इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सूट फाइल कर सकते हैं। ये और ये आपस में सूट फाइल कर सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन इसके और इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। इसलिए कोर्ट ने कहा कि डनअप न्यूमैटिक टायर जो है एक स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्टर, उसका राइट नहीं बनता इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है जमुना दास वर्सेस राम अवतार का। अब मुसम्मत नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसकी एक प्रॉपर्टी रहती है और उसे लोन की ज़रूरत रहती है। तो ये जमुना दास के पास जाता है कि मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है। ये अपनी प्रॉपर्टी जमुना दास को दे देता है और बदले में डिट ले लेता है, लोन ले लेता है। ठीक है, बाद में मुसम्मत क्या करता है, ये अपनी प्रॉपर्टी को राम अवतार को बेच देता है। राम अवतार बायर है उस प्रॉपर्टी का, और मुसम्मत और राम अवतार के बीच में अग्रीमेंट होता है कि जो ये मेरी प्रॉपर्टी है उस पर मॉर्गेज है, जिसका पैसा भी बकाया है, पूरा डेट क्लियर नहीं हुआ है, तो तुम मेरे बिहाफ पे जमुना दास को इस डेट का पेमेंट कर देना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मैं बेच रहा हूँ, अब डेट का पेमेंट मैं कैसे कर पाऊंगा। तो इनके बीच ऐसा अग्रीमेंट हो गया। अब राम अवतार ने क्या किया, जमुना दास को इनिशियली कुछ पेमेंट किया, लेकिन बाद में वो फेल्ड हो गया और उसने मना कर दिया कि मैं जमुना दास को पेमेंट नहीं करूँगा। इस बात से नाराज़ होकर जमुना दास ने राम अवतार के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया कि जितना भी मेरा पैसा बकाया है इस डेट का मुझे दिया जाए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि क्या जमुना दास का राइट बनता है राम अवतार के अगेंस्ट सूट फाइल करने का? क्यों? क्योंकि जमुना दास और राम अवतार के बीच में क्या कोई अग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? नहीं हुआ है। मुसम्मत और राम अवतार के बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि इन केस मैं तुम्हें प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ तो जो भी डेट है मेरा वो जमुना दास को पे कर देना, लेकिन जमुना दास पार्टी नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट की। सो इन केस ऑफ डिफॉल्ट मुसम्मत पे सूट फाइल कर सकता है राम अवतार के अगेंस्ट, बट जमुना दास का कोई भी राइट नहीं बनता है, बिकॉज जमुना दास इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट और ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू इन्फोर्स दैट इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ जमुना दास। जमुना दास के बेनिफिट के लिए ही किया गया था, लेकिन चूंकि वो पार्टी नहीं थी तो वो इन्फोर्स नहीं करा सकती है। देख लेते हैं इंडिया में इसकी क्या पोजीशन है। इंडिया में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है, लेकिन इसके कुछ जनरल एक्सेप्शन है। ठीक है, क्या एक्सेप्शन है? पहला एक्सेप्शन है दैट इज ट्रस्ट और बेनिफिशरी। अब ऐसे समझिए कि ट्रस्ट का क्या मतलब होता है। ट्रस्ट का मतलब होता है कि किसी प्रॉपर्टी को रिजर्व कर दिया गया है किसी के बेनिफिट के लिए आफ्टर द डेथ ऑफ सर्टेन पर्सन। जैसे मान लीजिए ए के पास कुछ प्रॉपर्टी है और उसने अपनी प्रॉपर्टी पे ट्रस्ट क्रिएट किया है कि मेरी डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन बी इसका मालिक नहीं रहेगा। मालिक कौन रहेगा? सी रहेगा। और इस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट होगा वो सी को दिया जाएगा, क्योंकि सी एक माइनर बच्चा है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। तो ए ने सी को प्रॉपर्टी ना ट्रांसफ़र करके बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है। ये इस प्रॉपर्टी की देख रेख करेगा, उसका मैनेजमेंट करेगा, ट्रस्टी कहलाता है ये। और ये प्रॉपर्टी सी के नाम पे तब ट्रांसफ़र होगी जब ये हो सकता है एडल्ट हो जाए। इस तरह से कुछ कंडीशंस रखी जा सकती है, लेकिन बेसिक बेसिक बात ये है, ट्रस्ट का मतलब होता है कि ए ने इस प्रॉपर्टी को किसी को दिया नहीं है, इसको ट्रस्ट क्रिएट कर दिया है और बी इसका ट्रस्टी बन गया, उसकी देख रेख करेगा, मैनेजमेंट करेगा, और जो भी बेनिफिट होगा उस प्रॉपर्टी से वो सी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट।
अब ट्रस्ट और बेनिफिशियरी के केस में क्या होता है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता है। कैसे समझिए, ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम के केस में क्या हुआ था। ये जो ख्वाजा मोहम्मद खान है, ये ससुर रहता है हुसैनी बेगम का। ख्वाजा मोहम्मद खान का कॉन्ट्रैक्ट होता है हुसैनी बेगम के फादर के साथ, यानी दोनों ससुर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ससुर कहता है कि मैं हुसैनी बेगम को हर महीने कुछ मेंटेनेंस दूंगा, उसकी मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस दिया जाएगा, और इस तरह का एक अग्रीमेंट होता है। और ख्वाजा मोहम्मद खान सिर्फ ऐसे कहता ही नहीं है, बल्कि ख्वाजा मोहम्मद खान ये भी कहता है कि मेरी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट होगा वो एज अ मेंटेनेंस दिया जाएगा हुसैनी बेगम को। तो यहाँ पे क्या हुआ, ख्वाजा मोहम्मद खान ने उस प्रॉपर्टी पे एक तरह से ट्रस्ट क्रिएट किया, और उस ट्रस्ट क्रिएट करने के बाद उस प्रॉपर्टी का जो भी बेनिफिट होगा वो हुसैनी बेगम को दिया जाएगा, उस अपनी बहू को देगा। ठीक है। तो बाद में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, ख्वाजा मोहम्मद खान देने से मना कर देता है। हुसैनी बेगम क्या करती है, ख्वाजा मोहम्मद खान के ऊपर सूट फाइल करती है अपने ससुर के अगेंस्ट कि मुझे मेंटेनेंस दिया जाए। बट कोर्ट का क्या कहना है, क्या यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा? क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन दी ख्वाजा मोहम्मद खान एंड हिज फादर, सो द राइट टू इन्फोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट किसका राइट बनता है, इसके फादर का राइट बनता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराए। लेकिन यहाँ पे सूट कौन फाइल कर रहा है, हुसैनी बेगम फाइल कर रही है। क्या कर सकती है? यस कर सकती है, बिकॉज हम लोग एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। जनरली आप जानते हैं कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो दोनों पार्टी है वही आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती हैं। हुसैनी बेगम एक तरह से देखा जाए स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट हुई, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर ट्रस्ट क्रिएट किया गया है और वो ट्रस्ट बेनिफिट में किया गया है, ट्रस्ट और बेनिफिशियरी के केस में यहाँ पे फॉर द बेनिफिट ऑफ हुसैनी बेगम, और इसके लिए अलग से प्रॉपर्टी भी निकाली गई थी, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करा सकती है हुसैनी बेगम अगेंस्ट ख्वाजा मोहम्मद खान, इवन दो शी इज नॉट द पार्टी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारा कंडक्ट, एक्नॉलेज और एडमिशन। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है ये बात को एक्सेप्ट करना, अपने कंडक्ट से ये इस बात को एक्सेप्ट करना और एडमिट करना कि आपका कुछ राइट है, इसे ही कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। जैसे मान लीजिए इसके एग्जांपल देख लीजिए कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये एक्सेप्शन कैसे है। एक्सेप्शन का एग्जांपल देखिए, जैसे एक पर्सन ए है, इसने बी के साथ अग्रीमेंट किया कि सुनो मेरा ना सी के पास कुछ पैसा बकाया है, मतलब मुझे उसको पे करना है कुछ पैसे, तो तुम क्या मेरे बिहाफ पे पे कर दोगे? ए और बी के बीच ऐसा अग्रीमेंट हुआ, तो बी कहा बिल्कुल मैं पे कर दूंगा। अब बाद में क्या होता है कि बी डिनाई कर देता है पे करने से, लेकिन डिनायल से पहले 2-3 इंस्टॉलमेंट दे चुका रहता है इसको, और बाद में देना बंद कर देता है। अब इस केस में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट किन दो लोगों के बीच हुआ था, ए और बी के बीच में। किन दो व्यक्ति का राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं, या तो ए या तो बी। यानी अगर बी पैसे देने से मना कर रहा है सी को, तो ए का राइट है कि वो कोर्ट में जा कहे कि हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था कि वो मेरे बिहाफ पे सी को पेमेंट करेगा, लेकिन अब वो डिनाई कर रहा है। तो कोर्ट पहले क्या देखेगी, कॉन्ट्रैक्ट किन दो लोगों के बीच हुआ था। लेकिन इस केस में एक्नॉलेजमेंट के केस में क्या होता है कि बी ने 2-3 इंस्टॉलमेंट दे दी सी को, इसका मतलब है उसने एक्नॉलेज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया अपने ऑब्लिगेशन को। यहाँ बी का ऑब्लिगेशन था कि वो सी को ए का डेट का पेमेंट करे, लेकिन 2-3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो देना बंद कर दिया, यानी कि उसने अपने कंडक्ट से इसको एक्नॉलेज किया है। सो अब अगर सी को पेमेंट नहीं करता है बी, तो सी का भी राइट आ जाएगा, सी बी के अगेंस्ट भी सूट फाइल कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ डेट। सो कंडक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और एडमिशन के केस में भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल अप्लाई नहीं होता। यही सेम केस था नारायणी देवी वर्सेस टैगोर कमर्शियल कॉरपोरेट लिमिटेड, जो मैंने अभी आपको बताया है। इसके अलावा मैरिज सेटलमेंट और फैमिली अरेंजमेंट, ये हम लोगों ने ट्विडल वर्सेस एटकिंसन का केस देखा था, वो फैमिली अरेंजमेंट था। दोनों ब्राइड और ग्रूम के फादर आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि मैं
ग्रूम्स मैं ब्राइड को कुछ पैसे दूंगा। तो ये क्या है, एक तरह का फैमिली अरेंजमेंट है। अगर इस तरह का केस बनता है तो बेनिफिशियरी जो होता है, इवन तो वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो सूट फाइल कर सकती है और अपने राइट को इन्फोर्स करा सकती है। तो ये सब क्या है, मैरिज अरेंजमेंट, सेटलमेंट और फैमिली अरेंजमेंट है। सो एक चीज़ हमें और पता चली कि जो ट्विडल वर्सेस एटकिंसन का केस है वो एक्सेप्शन में आने लगा है और वहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होगा। दूसरा केस है चार्ज ऑन प्रॉपर्टी। चार्ज ऑन प्रॉपर्टी पूरा जो आपने जमुना दास वर्सेस राम अवतार समझा है वही है। चार्ज ऑन प्रॉपर्टी में क्या था, किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर दिया है, बर्डन क्रिएट कर दिया है। सेम वे जैसे जमुना दास और राम अवतार के बीच हुआ था, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को मॉर्गेज रख दी थी, फिर बाद में ए ने अपनी प्रॉपर्टी सी को बेच दी थी और कहा था कि मेरा जो डेट है वो तुम बी को पेमेंट कर देना। सी ने डिनाई कर दिया बाद में और बी ने सूट फाइल कर दिया सी के अगेंस्ट। यही हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो प्रॉपर्टी थी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी, उस पर चार्ज था, वो चार्ज के साथ बेची गई थी, यानी बर्डन के साथ। किस तरह का बर्डन, बर्डन टू पे डेट। सो इस केस में क्या है, जमुना दास वर्सेस राम अवतार के केस में क्या है कि अब यहाँ पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होगा और बी भी सूट फाइल कर सकता है सी के अगेंस्ट टू रिकवर डेट। सो ट्विडल वर्सेस एटकिंसन का केस भी अब एप्लीकेबल नहीं है, वो रूल चेंज हो चुका है क्योंकि इंडियन जुडिशरी ने उसका एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया है इन द नेम ऑफ चार्ज ऑन प्रॉपर्टी। क्लियर है? और जमुना दास को का भी एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट है कवनेंट रनिंग विद द लैंड। अब ये देखिए ये क्या होता है, कवनेंट रनिंग विद द लैंड। जैसे ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची, बी को प्रॉपर्टी बेचते हुए एक कंडीशन लगाई। कंडीशन ये लगाई कि इस प्रॉपर्टी पे राइट टू पैसेज दिया जाएगा सी को। इस प्रॉपर्टी में से सी का भी राइट है कि वो वहां से आ जा सकता है। ठीक है, इस कंडीशन के साथ ये प्रॉपर्टी बेची गई थी। अब बी ने ये प्रॉपर्टी सी को डी को बेच दी। सी का राइट है बता रहा ना, तो अब डी को प्रॉपर्टी बेच दी। अब डी के पास जब ये प्रॉपर्टी आई तो क्या राइट ऑफ पैसेज खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। यानी जो कॉवेनेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, वो रनिंग विद द लैंड, वो लैंड के साथ ट्रांसफर होता है। वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो लैंड के साथ। जैसे जिसको जिसको नेक्स्ट लैंड बेचती जाएगी वैसे वैसे वो राइट ट्रांसफर होता जाएगा। सो इन केस अगर डी डिनाई कर देता है कि अब हम राइट टू पासेज नहीं देंगे, अब सी नहीं जा सकता इस लैंड पे से, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है और सी का राइट बन जाएगा कि वो डी के अगेंस्ट सूट फाइल करे और कहे कि मैं कई टाइम से यहाँ से आ जा रहा था, मेरा राइट टू पासेज है, डी मुझे नहीं दे रहा है। इवन दो वो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन थी? ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब चूंकि प्रॉपर्टी बी ने डी को ट्रांसफर कर दी है तो अब इन दोनों के बीच भी सेम राइट टू पैसेज वाला कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हो गया है। ओके, दीज आर दी एक्सेप्शंस टू दी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट वगैरह करो ताकि मुझे पता चले कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। और बाकी अगर और भी कुछ पूछना है तो बताना। ठीक है, ओके, बाय बाय।